कल से तो गुफ्तगू ही कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास पैसे नहीं थे राइटर को देने के लिए, तो हमने खुद ही लिखना चालू कर दिया। मैंने जब अपना मटेरियल लिखना चालू किया तो पहला प्ले तो बहुत गंदा गया। राइटर और डायरेक्टर एक ही होता तो माँ भी वही है जो बाप है। इन तीन का अगर तालमेल बैठ गया तो फिल्म अच्छी बनेगी ही बनेगी। जो दृश्यम का डायलॉग था ना कि हर इंसान की तीन तरह की दुनिया होती है, एक जो वो उसके अंदर होती है, दूसरी जो उसके बाहर होती है, और तीसरी दुनिया जो वो इन दोनों दुनिया के बीच से बनाता है। Hello everyone, this is Hardik from Extreme Gratitude, and today we have Mr. Amil Kayan Khan, screenwriter of the films Runway 34, Shaitan, Drishyam 2, Bhola. So welcome sir once again on our show Extreme Gratitude. Hi. So how have you been today? I'm great, I'm happy. Being an actor, मेरी एक ख्वाहिश थी कि एक इतने बड़े राइटर के साथ थोड़ी गुफ्तगू हो जाए, थोड़ा हम भी कुछ पूछ ले। कल से तो गुफ्तगू ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वो तो ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा कर रहे हैं। ऑफलाइन तो काफी अच्छी बातें हुई है डेफिनेटली। सो सर, एज एन एक्टर यू नो वी हैव टू शो आवर स्किल्स टू कास्टिंग डायरेक्टर्स, बट एज अ राइटर आपको लगता है कि एक एक्टर का पोटेंशियल आपको भी पता होना चाहिए, बिकॉज यू नो मेनी टाइम्स राइटर्स राइट अ स्क्रिप्ट कीपिंग पर्टिकुलर एक्टर इन माइंड। अगर हिंदी फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप किसी एक्टर को ध्यान में रख के लिखते हो, भले वो एक्टर वो पार्ट करे ना करे, बट बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको पता नहीं होता कौन कास्ट होने वाला। आई थिंक एवरी राइटर डेफिनेटली लाइक दे नीड टू नो द पोटेंशियल ऑफ द एक्टर, और एक एटलीस्ट इतना सेंस तो हो जाता है स्क्रिप्ट लिखते वक्त कि इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए गेट समवन विद अ ग्रेट कॉमिक टाइमिंग, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए मुझे एक मैडनेस चाहिए या इंटेंसिटी चाहिए, तो वो आपको एक इंट्यूटिव कैरेक्टर के ट्रेट्स आपको बताते हैं कि ये एक्टर शायद ये एक्टर इसमें मैच करेगा या ये एक्टर बहुत अनएक्सपेक्टेड कास्टिंग होगा। ओके, वो भी बड़ा काम आता है कि अगर किसी एक एक्टर को आप हर कोई मतलब एक पर्टिकुलर रोल में कास्ट कर रहा है और आप उसके एकदम विपरीत जाके किसी एक लाइट में देख सकते हो उसको, यूजुअली एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस में आई फाउंड कि जो इंट्यूशन होती है राइटर की, या राइटर की नहीं अपनी बोलूँगा, मेरी इंट्यूशन मैक्सिमम रोल्स के लिए बैंग ऑन रही है। एक फीलिंग आपको हो जाती है कि वो एक्टर डिलीवर कर पाएगा कि नहीं, एंड आई थिंक एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला उस पर भरोसा करे। करेक्ट, वो तो डिलीवर करेगा। मतलब एक्टर को डॉक्टर श्रीराम लागू, आई डोंट नो अगर आप उनके बारे में जानते हैं कि नहीं, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर रेप्यूटेड एक्टर, हिंदी फिल्में भी काफ़ी की उन्होंने। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जहाँ पे ही स्पोक अबाउट इट इन लेंथ कि एन एक्टर इज बेसिकली समवन जो सामान कैरी कर रहा है, सामान ढोने वाला। क्योंकि जो राइटर का मटेरियल है, कहानी है, वो रिटन मटेरियल को ऑडियंस तक कैरी करने का जो काम है वो एक्टर का होता है। वो अपने कंधों पे लेके, अब हम ये मतलब हम लिख सकते हैं कि इस कैरेक्टर के अंदर कुछ एक टर्मोइल चल रहा है या ये कैरेक्टर ऐसा फील कर रहा है, लेकिन बिना शब्दों के वो चीज़ को ऑडियंस तक कम्युनिकेट करना और किस चीज़ एग्जैक्टली किस चीज़ को कितने मात्रा में एक्टर्स आर बेसिकली राइटर या डायरेक्टर के हाथ के, आप ऐसे समझ लो कि यू द पेंट और द ब्रश विद विच वो पेंटिंग हम बनाएंगे। One of the instrument or tool, actor is also very important to express, I mean writer is expressing जो भी अपनी कहानी बात है through actors। Yes. So उसके लिए बहुत बार कास्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपका टेक रहता है, मतलब एज अ राइटर आपका टेक रहता है कास्टिंग में कि नहीं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी होता होगा कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर बोल रहे कि ये नहीं, और आपको लगता है क्योंकि आपके लिए कैरेक्टर का जो जन्म है वो बहुत पहले राइटिंग स्टेज पे हो चुका है, राइट। तो इमेजिनेशन शायद आपका ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू अदर पीपल हु आर ऑन बोर्ड लेटर ऑन अ लेटर स्टेज। नहीं तो अभी तक तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ। एंड यूजुअली क्या होता है कि डायरेक्टर्स भी, अगर जो सेंसिबल डायरेक्टर्स हैं, वो एक डिस्कशन होते ही लिखते वक्त ही होने लगता है कि व्हाट डू यू सी इन दिस पार्ट। बहुत बारी वो जो चॉइसेस होते हैं तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है उस पर, राइट। बट आपको लिखते वक्त एटलीस्ट मेरे साथ ही होता है, बहुत बारी कुछ किरदार में कोई भी एक्टर्स दिखने लगते हैं। अगर आप लकी हो आपको वो एक्टर मिल जाएगा, और अगर आप ज़्यादा लकी हो तो हो सकता है वो एक्टर ना मिले, लेकिन
क्योंकि आपने उसको एक स्टाइल में लिखा है और वो फिर कोई और एक्टर्स को निभाता तो बहुत बारी वो भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ जाता, कुछ फ्रेश देखने को मिलता है। करेक्ट सो बट यूजुअली लाइक एक इंट्यूटिवली आपको लिखते वक्त समझ में आ जाता है। एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑल्सो दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, दे टेंड टू लिसन टू द राइटर एंड द डायरेक्टर कि हाँ ठीक है ये जाएगा, अनलेस कभी किसी कास्टिंग डायरेक्टर की कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है किसी एक्टर को लेके, तो देन फिर वो इट विल बी अ जॉइंट कॉल, इट्स अ जॉइंट कॉल मोस्टली। बट ultimately बड़े you want betterment. हाँ बट बड़े बड़े प्राइमरी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको डायरेक्टर ही कास्ट करता है, और जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो सारा कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि फ्रेश फेसेस भी लेके आते हैं बहुत बारी ज़रूरी नहीं है कि नोन फेसेस को ही आप लेके सारे कैरेक्टर्स हो। सो writers on set basically, it is not a usual thing. Okay, but I think in your case, you know, it was an exception. मेरे केस में या I मैंने think अभी Ajay Devgan sir specifically asked you to be on set. So what was in his mind कि आपको set पे रहना है, and what was your contribution then as a writer on set? सी अभी मतलब जो मेरी 4 फिल्में आई उसमें से 2 तो वो खुद डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसमें फिर डायरेक्टर को राइटर चाहिए होते सेट्स पे, ठीक है, इज ऑल्सो ह्यूज स्टार। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑन सेट बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज की जाती है, तो उस सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर राइटर ऑन सेट रहता है तो काफ़ी कुछ उसको ईजी हो जाता है, क्योंकि ही इज लिविंग द मोमेंट, ही नोज एग्जैक्टली क्या चल रहा है एंड क्विकली हो जाता है। कुछ डाउट है तो इट विल बी रिजॉल्व्ड इमीडिएटली बिकॉज़ द राइटर इज देयर। एंड वो फर्क पड़ा, मतलब एटलीस्ट जो 4 फिल्में की जिस पे सेट पे था उस पे फर्क पड़ा। बट यूजुअली बहुत बारी इट्स नॉट अ कंपल्शन कि राइटर को रहना ही है, वो डायरेक्टर का कॉल होता है कि इफ़ ही फील्स कि मुझे चाहिए राइटर सेट पे, तो मेरे लिए अच्छा, मुझे काफ़ी ऑब्जर्व करने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट। और इट विल बी ए ग्रेट प्लेजर ऑल्सो ना कि भाई आपने जो कहानी लिखी है, आपने जो कैरेक्टर लिखे है, वो उसको आप लाइव वो जिंदा होते देख रहे हो। मतलब यू नो शुरू में होता था। अच्छा, अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि लिख के मैंने दे दिया, अभी नाउ अभी तुम्हारी मेरा काम खत्म। नहीं, खत्म तो नहीं होता जब तक वो लास्ट डे तक, मतलब जब फिल्म रिलीज होने से पहले भी लास्ट डे तक बहुत बार होता है कि एडिट में बहुत कुछ कट गया, अब आपको एक 4 सीन बीच के कट गया क्योंकि लगा कि वो 4 सीन के बिना भी कहानी में फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। अब उसको आपको वो 1 लाइन या 2 लाइन में कम्युनिकेट करना कि ये इस सीन से सीन नंबर 16 और सीन नंबर 20 को कैसे आप कनेक्ट कर रहे हो, तो वो 1 लाइन या 2 लाइन। तो लास्ट डे तक बहुत बारी जब भी डबिंग चलती है तो उस वक्त भी राइटर्स इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टर्स के साथ, तो चलते रहता है लास्ट डे तक, वो काम कभी खत्म नहीं होता लास्ट डे तक। ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा वो OTT रिलीज के पहले कॉल आ गया तो वो चलता रहता है। अच्छा, सो सर आई एम ऑल्सो एन एक्टर, यू नो आई हैव एक्टेड इन फ्यू गुजराती फीचर फिल्म्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक हाउ डू आई नो दैट आई एम ऑल्सो ए गुड राइटर? राइटर मीन्स नॉट टू द एक्सटेंट कि मुझे पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी है, बट यू नो एज एन एक्टर मुझे भी यू नो ऑडिशंस देने होते हैं या खुद के मोनोलॉग्स बना होते हैं। तो जनरली व्हाट आई प्रैक्टिस है कि कोई फिल्म का मोनोलॉग उठा लिया और लिख लिया उसको, तो लिखने के टाइम ऐसा होता है कि यू वॉच दैट मोनोलॉग जो एक्टर ने परफॉर्म किया है, देन यू राइट, बट वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं रह जाता है कि जो एक्टर ने परफॉर्म किया है। तो देन आई ट्राई कि मैं अपना खुद का जब रिकॉर्ड करता हूँ, भले आई ट्राई माय ओन स्टाइल, बट वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली है, तो शायद वो इमिटेशन हो जाता है। तो एज एन एक्टर मैं क्या ऐसा 2-5 मिनट का खुद का सीन बना के लिख सकता हूँ और देन आई कैन एक्ट ऑन दैट, तो इट विल बी एन ओरिजिनल थिंग। एंड मेरे लिए एज एन एक्टर इट विल बी गुड कि भाई ये कुछ नया मैंने कुछ क्रिएट किया है सिचुएशन या कैरेक्टर, एंड देन आई एम एक्टिंग ऑन दैट, तो एक ओरिजिनलिटी बनी रहे। सो ये बहुत बारी होता है कि मैं भी थिएटर, मैं भी एक्टर हूँ। हाँ, यस ऑफ कोर्स। सो क्या होता है कभी कभी आप अपने एक्साइटमेंट में, जब मैं रीड कर रहा हूँ मटेरियल, कुछ एक्टर्स को बहुत अच्छा लगता है कि आप उसको टोन दे देते हो कि ये इस टोन में कैरेक्टर बात करेगा, या ये पेस होगा, या ये रिक्वायरमेंट होगी, राइट। बहुत बारी होता है कुछ एक्टर्स बोलते हैं कि आप बिना टोन के एकदम फ्लैट पढ़ो उसको, अच्छा, राइट, क्योंकि उनके दिमाग में वो अपना एक खुद का एक ग्राफ, एक कैरेक्टर को वो पेंट करना चाहते हैं। बमन सर के साथ ही हुआ था, रनवे 34 में बमन ईरानी सर के साथ हुआ था, एंड ही हिमसेल्फ इज अ ब्रिलियंट राइटर। बहुत लोगों को नहीं पता, वो अपनी पहली फिल्म अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनका वर्कशॉप चलता है स्क्रीन राइटिंग का फॉर एस्पायरिंग राइटर्स, इट्स कॉल्ड स्पाइरल बाउंड, एंड ही डज इट विदाउट टेकिंग एनी फीस। ओके, नाइस। उनका मकसद यही है कि इंडस्ट्री में अच्छे राइटर्स आने बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि फ्यूचर उसी पे टिका हुआ। तो वो जब परफॉर्म करते कभी कभी बोलते थे कि मुझे फ्लैट पढ़ के सुनाओ, राइट। और ये आपको अगर आप एक्टिंग क्लासेस में जाओगे या आप एक्टिंग सीखोगे तो पहला रूल ही, गोल्डन रूल एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग का यही है कि लर्न योर लाइन्स। करेक्ट। ओनली जब आप लाइन से फ्री हो जाओगे तब आप वो अननोन टेरिटरी में जा सकते हो कि ये मटेरियल है, ये मैं समझ गया, बट आपके पास मटेरियल है तब। मैं ये बोल रहा हूँ कि एज एन एक्टर मुझे अच्छा ओके फाइन, कि मटेरियल है, हम कहीं और तो नहीं जा रहे हैं। नहीं कि ये मेरा मटेरियल है, मैं इसको जब तक रट्टा नहीं मार लेता उसके बाद ही मैं उसको फिर अननोन टेरिटरी में इम्प्रोवाइज कर पाऊंगा, वरना आपके चेहरे पे वो दिखता रहेगा अवेयरनेस की मुझे लाइंस याद करने, राइट। वो लाइंस भी न्यूट्रल पढ़े जाते हैं क्योंकि आपने कहा कि किसी को आप देखते हो तो उसकी परफॉर्मेंस आपके जहन में छप जाती है, करेक्ट, राइट। करेक्ट। कहीं आप कोई दिलीप कुमार का सीन करो तो दिलीप कुमार भी दिखेगा, शाहरुख खान भी दिखेगा, क्योंकि सीन उनका। सेकंड चीज जो आपके खिलाफ जा सकती है कि अगर कोई मटेरियल बहुत पॉपुलर है और आप वो कर रहे हो 100%, चाहे कास्टिंग डायरेक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, वो कंपैरिजन चलता रहता है दिमाग में। सो इसके लिए दो सोल्यूशन है एटलीस्ट, जो एक्टर्स नहीं लिखना चाहते या नहीं लिख पाते या नहीं जानते कि वो एवरीवन कैन नॉट राइट, दे नीड टू फाइंड गुड रिटन मटेरियल व्हिच इज नॉट पॉपुलर। क्योंकि जब आप कुछ पोएट्री हो या कुछ और कुछ फ्रेश परफॉर्म करोगे तो देखने वाले को भी कुछ फ्रेश देखने को मिलेगा और आप अपने रंग में उसको ढाल सकते हो, राइट। सेकंड, अगर कोई एक्टर को लगता है कि यार मैं अपना मटेरियल लिख के, जैसे जो मेरे केस में होता था थिएटर में कि हमको मटेरियल नहीं मिलता था तो बोले भाड़ में जाए साला, खुद ही बैठ के हम लिखेंगे और खुद ही करेंगे। तो आप अपना मटेरियल लिखते हो। हाउ डू यू नो इफ यू आर अ गुड राइटर इज योर क्वेश्चन। हाउ डू यू नो यू आर अ गुड एक्टर। मतलब मेरे केस में ऐसा होता है कि कुछ भी सीन में परफॉर्म करता हूँ तो कुछ ना कुछ सबकॉन्शियसली मैं अगर 5 बार कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, मुझे जब खुद ऐसा लगता है कि मुझे मजा आया तब मुझे लगता है कि ये अच्छा हुआ है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तो चाहे आप बावर्ची हो, धोबी हो, नाई हो, एक्टर हो, राइटर हो, आपको अपने अच्छे होने का जो क्या आभास तब होता है, मतलब मैं वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ जब सोसाइटी आपको कहती है कि हाँ, मतलब वो एक चीज है। जब मैं खुद की बात कर रहा था, हाँ, अगर सामने अगर जैसे डायरेक्टर है, हाँ, डायरेक्टर ने कहा कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया तो दैट इज फाइन। तो दैट्स अ वैलिडेशन, एक है ऑडियंस का वैलिडेशन है। बट जैसे मैं ये खुद अगर मोनोलॉग कर रहा हूँ जहाँ पे खुद ही मुझे जज करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे मजा आया तो हाँ, ये टेक अच्छा है और वो अच्छा निकलता है। जब मतलब मेरा ये 3 चीजें हैं। मतलब नो, सो आई एम सेइंग कि हाउ डू यू नो इफ यू कैन राइट और नॉट इज द सेम थिंग कि स्टार्टिंग में जब आपने एक्टिंग करनी शुरू की तो आपको कैसे पता चला कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? आपको करना पड़ा वो काम, राइट? करेक्ट। सो यू ओनली नो बाय डूइंग, करेक्ट, एंड यू गेट बेटर। कोई भी यूनिवर्स का रूल है कि कोई भी काम आप जितने बार करोगे वो बेटर होता जाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि मैं उस फिलोसफी में बिलीव नहीं करता कि आप पैदा होते हो एक्टर। आई डोंट थिंक एक्टर्स आर बोर्न, आई थिंक एक्टर्स कैन बी ट्रेन्ड, दे हैव टू बी टॉट। प्रैक्टिस मेक्स मैन प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्टर पैदा होता है या राइटर पैदा होता है। वो आपके ऑफ कोर्स कुछ लोगों का एक झुकाव होता है, सेंस होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आप सीख नहीं सकते। क्राफ्ट कैन बी देन इंप्रूव्ड, बट बेसिक सेंस होना चाहिए। बट अगर आपको एक बेसिक अच्छी ट्रेनिंग मिल गई ना तो बेसिक एक्टिंग लेवल के ऊपर ही उठोगे। सेम थिंग विथ राइटिंग, आप जब तक करोगे ना आपको पता नहीं चलेगा। सेकंड चीज क्या होता है, आप जितना रिटन मटेरियल, अच्छा रिटन मटेरियल पढ़ोगे उतना अच्छा आपका आउटपुट निकलेगा। मतलब जैसे आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, वैसे ही आपका इनपुट से ही आपका आउटपुट निकलता है। तो आप अच्छे राइटर्स को पढ़ोगे तो राइटिंग अच्छी हो जाएगी। आप अच्छे एक्टर्स का काम देखोगे, अच्छे एक्टिंग टीचर्स के पास जाओगे तो आपकी एक्टिंग अच्छी हो जाएगी। तो वही है। बट आपको यू नीड टू जस्ट कीप राइटिंग एंड कीप परफॉर्मिंग योर मटेरियल। इसलिए स्टैंड अप कॉमेडी अगेन, लाइक आई कीप गोइंग बैक टू इट, इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट कि क्राउड वर्क करने में बहुत काम आता है। कि स्टैंड अप इन द सेंस कि फेसिंग द लाइव क्राउड, नो लाइक या दैट, बट बेसिकली क्या है कि अगर मेरे 10 जोक्स या गैग्स है और हर स्टैंड अप कॉमेडी स्टोरी टेलिंग अगेन, एक्टिंग इज स्टोरी टेलिंग अगेन, एवरीथिंग इज स्टोरी टेलिंग। कि आप एक कहानी है जो आप वाया एक किरदार, एक बात बता रहे हो, राइट? तो उसमें क्या होता है कि जो 10 अगर जोक्स है, कुछ जोक्स पे ऑडियंस हंस रही है, ताली मारे, कुछ जोक्स पे देख रहे हैं कि उबासी आ रही है, दे आर यॉर्निंग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ये जोक हटा दो भाई,
ये जो वर्क नहीं कर रहा ये अच्छा है, ये वर्क नहीं कर रहा ये अच्छा है, तो आपको कॉन्स्टेंटली You keep evolving, you keep learning about yourself, कि which are your strengths and maybe. सेम थिंग हैपेंस विद थिएटर प्लेस, कि आप जब प्ले करते हो एक प्ले बार बार और यही तो आप उसको एडिट करते हो अपने नेक्स्ट शो में। इसमें यही होता है कि आपको लाइव करके देखना पड़ता है क्राउड का रिएक्शन और आपको एडिट करना पड़ता है। फिल्मों में क्या होता है कि आप फिल्म बनाने के बाद जब देखते हो कि जो वर्क नहीं कर आप उसको एडिट करके हटाते हो काफी कुछ इंट्यूटिवली। सो सेम थिंग हैपेंस विद राइटिंग, कि आप जब परफॉर्म करोगे अपना मोनोलॉग, ट्राई टू गो टू पुट इट ऑनलाइन और ट्राई टू शो इट टू पीपल एंड लाइव परफॉर्म करो और आप देखो कि वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, मटेरियल के किस लाइन पे कैसा कनेक्ट हो रहा है। अगर वैसा आपको दिख गया इस ये पार्ट वर्क कर रहा है ये पार्ट नहीं कर रहा, आप उसको एडिट करोगे, नेक्स्ट टाइम आप वही मोनोलॉग परफॉर्म करोगे वो और अच्छा हो गया। एक पॉइंट आएगा जब लोग कहेंगे तू बहुत बढ़िया लिखता है, तो वो दैट इज जस्ट रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस। तो एनी एक्टर आई फील कैन बी अ गुड राइटर बशर्ते वो अच्छे कंटेंट पढ़ रहा हो या देख रहा हो सुन रहा हो। So long answer, but no, long but very insightful and useful. I mean, as an actor, मुझे बहुत काफी चीजें इसमें से मिली है definitely, and apply it. Definitely. I'm just talking about my theater experience. यही हुआ। I didn't know I could write. Yeah. थिएटर में you started with theater. हाँ, तो थिएटर में वही मजबूरी थी कि we could wait. हमारे पास पैसे नहीं थे राइटर को देने के लिए, तो हमने खुद ही लिखना चालू कर दिया। मैंने जब अपना मटेरियल लिखना चालू किया तो पहला प्ले तो बहुत गंदा गया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि काफी सीन्स पे ताली पड़े, मतलब कि कहीं कहीं पे सही गया मामला। फिर देखते थे कि क्या सही किया क्या गलत किया, फिर उसको आप रिपीट करते हो प्रोसेस को। और एक्टिंग भी यही है। Yes. आप जितना किसी भी हुनर को जितने बार आप करोगे वो तराशना पड़ता है उसको, उतना बेटर होते जाएगा। एक्टिंग का भी आप जितने ऑडिशंस दोगे आप देखोगे बाय 100 ऑडिशन अब बहुत बढ़िया हो गए। Yes. दृश्यम 2 की बात करते हैं अब। अरे बताइए। दृश्यम 2 and the famous character गायतोंडे। जी। So I think he is not part of the original version. जी। Okay, but you brought him, and जी. of course Mr. Kamlesh Sawant with his performance जी. made a जी. huge impact. जी। तो आई थिंक यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एक्टर्स इम्पैक्ट एंड परफॉर्मेंस राइटर हैज टू ब्रिंग हिम। जी 100%। बिकॉज ऑडियंस मे बी एक्सपेक्टिंग हिम। मैं आप दृश्यम 2 के किसी भी क्रू से अगर पूछोगे, आई वाज इन लव विद गायतोंडे। मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वो फिल्म का, मतलब अपने लेवल पे मैं मतलब बताते नहीं ऐसे, बट आई वाज इन लव विद गायतोंडे एंड उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एक्टर को कि उसने ऐसी जान फूकी उस किरदार में कि बिना उस किरदार के वो वर्ल्ड कंप्लीट नहीं लग रहा था। एंड सेकंड क्या हुआ कि मज़ा भी आ रहा था कि उसके वाया बहुत कुछ, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त थी। तो उनके एंड अब वो कॉमिक टाइमिंग हम अक्षय खन्ना सर का जो कैरेक्टर था तरुण अहलावत, सो उसमें आप सार्कास्टिक ह्यूमर डाल सकते हो बट आप ये वाला ह्यूमर नहीं डाल सकते। तो ये चाहिए ही था कैरेक्टर, और वो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट एक्टर को बहुत बहुत जाता है। बहुत बार ये भी होता है कि आपने एक छोटा सा रोल लिखा और कोई एक्टर उसको ऐसा खेल जाए कि आपको लगता है यार इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको किरदार में बहुत कुछ दिख रहा है जो पहले नहीं था, जो रिटन लेवल पे नहीं था, जो अब क्योंकि एक्टर ने इतना कुछ उसमें डाल दिया है कि अब आपको लग रहा है यार ये कैरेक्टर तो, मतलब ये वेब सीरीज में भी बहुत होता है, टीवी शोज में होता है, कई सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि पहले पार्ट बहुत छोटा लिखा होता है एंड देन बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस और समथिंग और ऑडियंस रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि वो फिर आपको सेकंड सीजन में या दूसरे ब्रेकिंग बैड करके एक शो आया था जिसमें जेसी पिंकमैन का जो किरदार है एरन पॉल का, वो पहले सीजन मरने वाला था बट क्योंकि उसका काम देख के शो के क्रिएटर राइटर को लगा नहीं यार ये रहना चाहिए, तो वो पूरे 5-6 सीजन तक मेन लीडिंग कैरेक्टर बन के रहा जो 2 या 3-4 एपिसोड्स के लिए होने वाला था। 60 एपिसोड किए उसने। तो वो आपका एक्टर के हाथ में भी होता है, कभी कभी कुछ मैजिक हो जाता है बट ये सोच के नहीं कर सकते कि छोटा रोल मिला मैं इसमें क्या कर दूं कि ये खिंच जाए। हाँ, वो तो कहानी से में बड़ा आपका जो होता है। कहानी का जो दायरा है उसमें रहकर ही करना पड़ता है, उसमें भी कर सकते हो। या मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, पूछिए। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी एज वेल, और आपने भी काफी बात की है उसके बारे में। तो आप ही बताइए लाइक व्हाट इज मैनिफेस्टेशन एंड हाउ टू मैनिफेस्ट, how it really works or how it really worked for you. I mean, what are you practicing? So अभी recently I was just cleaning up, मेरे wardrobe से मैंने काफ़ी पुरानी डायरियाँ निकाली, तो खोल के देखा उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी थी, तो मुझे लगा ये क्या है, इसमें ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो 5-6-7 साल पुरानी है और सारी चीज़ें वो यहाँ ठीक है। फिर मैंने डेट देखा
तो जो चीज़ें हुई है वो मतलब ऑलमोस्ट 3 साल, कभी 1 साल, कभी 6 महीने आगे हुई है. सो अच्छा. यहाँ तो यू रियलाइज कि आपके लाइफ में कुछ बेसिकली मैनिफेस्टेशन का ये है कि लोग कहते हैं कि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मुझे मैनिफेस्टेशन नहीं आता. फैक्ट ये है, विच इज़ व्हाट आई बिलीव, कि आपके रियलिटी में हर वो चीज़ जो हो रही है हैज़ बीन क्रिएटेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड ऑन सम लेवल. आप या तो कॉन्शियसली किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हो या अनकॉन्शियसली कर रहे हो, बट आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हो, externally or otherwise. It's a very complicated thought, and not many people will agree with it, but to a great extent whatever you're feeding your subconscious mind वो आपकी reality में project होगा ही होगा. So you believe in multiple realities? Yeah, like so the thing is कि so I don't believe in creating. It is already there. It is already there. आपके imagination में कोई भी thought जब आता है तो ऐसा नहीं है कि काश ये मिल जाए. अगर आपको लगता है कि मिल जाए तो वो आपको, मैं ये बन जाऊंगा, तो आप कभी नहीं बनोगे, क्योंकि अभी इस वक्त इस रियलिटी में मैं वो इंसान हूँ जो कुछ बनना चाहता है. राइट, आई एम अ वांनाबी. व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग, उसके काफ़ी तरीके होते हैं. विजुअलाइजेशन होता है, जर्नलिंग होता है. जर्नल में आप ये नहीं लिखोगे कि मैं ये बन जाऊंगा. जर्नल में आप लिखोगे मैं ये हूँ प्रेजेंट, या मैं ऑलरेडी ये बन चुका हूँ. राइट, और उसके वर्जन्स आप लिखोगे. राइट, एंड ओवर टाइम कब वो चीज़ सच होगी आपको नहीं पता. जब यूजुअली होता है कि मैक्सिमम चीज़ें तब आपकी रियलिटी में आएगी जब आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे. जब तक आप उसको पकड़ के बैठे हो, अगर ये कप मेरे हाथ में है और मैं चाह रहा हूँ ये कप वहाँ पे पहुँचे, तो नहीं पहुँचता. जब आप एक किसी थिंक ऑफ डिज़ायर लाइक अ बलून, जब तक वो आपके, और आप डिज़ायर इज समथिंग जो आपको रॉकेट उसका छोड़ना है, तो जब तक आपके पास है, जब तक आप उसके बारे में सोच रहे हो, तब तक वो आपके थॉट में है. राइट, जब आप भूल जाते हो तो आप समझ लो जब तक बीज दिख रहा है बेसिकली, तब तक वो बीज बाहर है. जब बीज नहीं दिख रहा है, आप भूल गए वो थॉट के बारे में, समझ लेना वो बीज आपके रियलिटी में एंटर कर चुका है. एंड पैरेलल रियलिटीज का ये मेरा थॉट है कि जो भी चीज़ आप सोचते हो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी वर्जन ऑफ रियलिटी में एग्जिस्ट करता है. यू जस्ट कनेक्ट टू दैट रियलिटी थ्रू दैट थॉट. सो एंड इट्स अ लॉट इजियर टू मैनिफेस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. आप ये सोचोगे कि ताजमहल बनाना है तो मुश्किल लगता है, बट अगर आप ये सोचो ताजमहल ऑलरेडी एक रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, आई एम कनेक्टिंग टू अ रियलिटी जहाँ पे ये बन चुका है. अब वो कैसे होगा वो आपको, दैट्स नॉट योर हेडेक कि हाउ यू आर मैनिफेस्टिंग, हाउ यू आर क्रिएटिंग. पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे क्रिएट होगा, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं, वो ऊपर वाला करता है. आपको बस डिसाइड करना आप किस पॉइंट से किस पॉइंट पे आपको पहुंचना है, एंड देन लेट गो. और फिर हर वो चीज़ जो आप करोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाएगा. हर वो इंसान जो आपके लाइफ में आएगा कॉन्शियसली या तो सबकॉन्शियसली, एक्शंस तो आपका लेना ही है, बट जी, बिकॉज ऑफ जो भी आप थॉट आप इम्प्लांट करते हो वो आपको वहीं पे रूट करेगी. आप अगर कॉन्शियसली, मैं वही कह रहा हूँ, आप कॉन्शियसली अगर एक्शन नहीं भी ले रहे हो स्कूल के तरफ, बट आप रिपीटेडली किसी थॉट के साथ ऑब्सेस्ड हो, आप देखोगे आप ना चाहते हुए भी, आप हो सकता है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अगर वडोदरा के बारे में ऑब्सेस कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कहीं और, वहां कोई और मुझे मिल गया, उसने बोला मेरे घर आओ, उसका घर रास्ते में पड़ता है, बीच में वडोदरा पड़ गया, ये होगा. बट आपको आपका कांस्टेंट ऑब्सेशन उस तरफ लेके ही जाएगा. बट आपके हाथ में, ऑफ कोर्स ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रह गए, आपने सोचा कुछ थॉट लेवल पे अगर जी, सब कुछ मैनिफेस्ट होता तो वर्ल्ड विल बी ए केओस, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज थिंकिंग, यू नो, कुछ ना कुछ मतलब डिस्ट्रक्टिव थॉट्स भी है सबके, बहुत होते हैं, और बहुत हद तक इसीलिए इतना डिस्ट्रक्शन और नेगेटिविटी भी है. बट ओशो ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ये जो बोलते हैं ना कि जन्नत, जहन्नम, नर्क और स्वर्ग, कि अभी बहुत लोगों का मानना है ये जो दुनिया है, ये थर्ड डायमेंशन जो है ये नर्क है. बट एक्चुअली फैक्ट ये है कि आप और मैं एक ही दुनिया में नहीं रह रहे, आप अपनी दुनिया में रह रहे हो. जो दृश्यम का डायलॉग था ना कि हर इंसान की 3 तरह की दुनिया होती है. एक दुनिया वो जो उसके अंदर है, दूसरी वो जो उसके बाहर है, और तीसरी दुनिया वो जो वो इन दोनों के बीच अपने लिए बनाता है. तो होता क्या है कि आप अपनी दुनिया में हो, मैं अपनी दुनिया में, हम अभी मिले हैं, हमारी एक म्यूचुअल शेयर्ड रियलिटी या एक्सपीरियंस है. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने पॉइंट ऑफ, तो होता क्या है कि एक आदमी हो सकता है नर्क में, मीनिंग हाउ कि वो कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेटेड है, वो हर किसी को गाली दे रहा है, वो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, वो हर किसी को ब्लेम कर रहा है, विक्टिम माइंडसेट, बोलता दुनिया ही खराब है,
सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कचड़ा है, वो नर्क में, और वो फ्रस्ट्रेशन में है। फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट इज अ लो वाइब्रेशन। उसके बगल में कोई और इंसान खड़ा है, बोला यार क्या मस्त लग रहा है, चिड़िया गाना गा रही है, अच्छी हवा चल रही है, चाय की ये कप है मेरे हाथ में, ब्लिस। अब वो आदमी स्वर्ग में है। तो जब आप कॉन्स्टेंटली ग्रैटिट्यूड, एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड, राइट, आप ग्रैटिट्यूड के माइंडसेट में रहोगे तो आपको ऊपर वाला और वो चीज़ें देगा। क्योंकि बहुत बारी होता है कि आप लोग जो बुराई करते हैं ना, मैं आपको खाना बना के दे रहा हूँ, आपको मान लो आपको पिज्ज़ा अच्छा लगता है, नहीं, क्या अच्छा लगता है आपको? बिरयानी। चलो मैं आपको बिरयानी पका के दे रहा हूँ, आपने बोला बहुत ही घटिया बिरयानी। अब मैं लाइफ में आपके लिए बिरयानी ना बनाऊँ शायद, है ना? तो आपको ये क्यों लग रहा कि ऊपर वाला आपको, आपने कुछ मांगा, आपको मिला, आप फिर उसको छोड़ के आप और कंप्लेन कर रहे हो कि लेकिन ये नहीं है। ऊपर वाला भी बोलेगा यार ये नाशुक्र आदमी है, मत दो इसको। बट जो आदमी थैंक यू बोलता है फर्स्ट टाइम, आपने कुछ किया मेरे लिए, मैंने आपको थैंक यू बोला, तो फिर जैसे लाइक मेरी एक मूवी आ रही है जिसमें राइटर एंड डायरेक्टर इज सेम, तो उसका विजन बहुत ज़्यादा अलाइंड है, बिकॉज उसको पहले से पता है राइटिंग स्टेज से कि मुझे ऐसे ही चाहिए, ये कैरेक्टर ऐसे ही बात करेगा ये। बट अगर राइटर डायरेक्टर अलग है तो कैसे अप्रोच रहेगा एक्टर? उनको सिंक करना पड़ेगा। जब राइटर और डायरेक्टर एक ही होता तो माँ भी वही है जो बाप है, राइट? और विजन आपकी एक यूनाइटेड होती है। वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है। बट यूजुअली मैंने देखा है जो राइटर कभी अगर अपना रिटन मटेरियल डायरेक्ट कर रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यस, बिकॉज वो विजन उससे ज़्यादा क्लियर किसी को पता नहीं होता। करेक्ट। बट अगर डायरेक्टर कोई और है और राइटर कोई और है, पहली चीज़ तो राइटर को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कैप्टन ऑफ द शिप एक ही होता है, वो है डायरेक्टर। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फिल्म मेकिंग इज अ डायरेक्टर्स मीडियम। यस, सीरीज, टेलीविजन, वेब सीरीज, इट्स अ राइटर्स मीडियम। थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम। क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर किसके ये इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन। सो उस स्थिति या हालात में पहले तो राइटर को ये समझना पड़ेगा कि मैं डायरेक्टर के विजन को सरेंडर करना चाहता हूँ या नहीं। बहुत बारी ये भी होता है कि मुझे एज अ राइटर अगर लग रहा है कोई डायरेक्टर मेरे विजन को नहीं समझ पाएगा या वो कहीं और जाना वो झुमरी तय, मैं जा रहा हूँ कश्मीर, वो झुमरी तलैया जा रहा है, तो मुझे लगता है ख़राब हो जाएगा, तो agree to disagree. But once you have surrendered, once you have signed on to a film and you know someone's directing it, then you have to find that तालमेल कि या तो आप उनको मना लो या वो आपको मना ले, बट फाइनल कॉल डिसीजन डायरेक्टर का ही होता है। तो राइटर्स हैव टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट एंड सरेंडर एंड ट्राई देयर बेस्ट टू कम्युनिकेट द पॉइंट ऑफ व्यू, बट नॉट बी टू रिजिड ऑल्सो। बहुत बारी राइटर्स अपने रिटन मटेरियल पे अड़ जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि अगर डायरेक्टर कुछ अच्छा भी लाना चाह रहा है, क्योंकि उसकी भी तो फिल्म है ना यार, वो क्यों खराब बनाना चाहेगा? ऑफ कोर्स। तो जब डायरेक्टर कुछ अच्छा लाना चाह रहा है, यू हैव टू बी ओपन कि क्या आइडिया है, कैन वी जैम ऑन दिस, कैन वी वर्क ऑन दिस। अगर दो अलग अलग है, और ये सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, इन तीन का अगर तालमेल बैठ गया, अलाइनमेंट बैठ गई, तो फिल्म अच्छी बनेगी ही बनेगी। अगर बाकी लोगों को ना पसंद आए, मैक्सिमम लोग ये तो कहेंगे कि खराब फिल्म नहीं, एक ऑनेस्ट एफर्ट है, क्योंकि अलाइनमेंट में है। इट्स लाइक सेइंग कि म्यूजिक कंपोजर जो है और जो गाना लिख रहा है और जो गा रहा है, इन तीनों का और बाकी आपकी पूरी ऑर्केस्ट्रा, इनको अलाइनमेंट में होना पड़ता है। तो डायरेक्टर, राइटर और आपका एक्टर, ये तो 100% अलाइनमेंट में होने चाहिए। उसके बाद ऑफ कोर्स द एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर, दे कम ऑन बोर्ड, बट यू नीड टू फाइंड दैट ट्यूनिंग। नहीं होगा तो फिर गड़बड़ होता।